जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2। पिछले वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इस वीडियो में उस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, आप जरूर देख लेना। इधर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ये जो कथन दिए गए 1, 2, 3, ये हमें बताना है सत्य या असत्य है। कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है, कारण के साथ उत्तर भी बताना है। अगर सत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अर्थात यह कि क्या जो परिमेय संख्या है, सॉरी, जो अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या होती है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो देखिए। मैं इधर, आप है ना, उसको नोट करके लिख लेना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, नोट करके एक साइड किताब में लिख लेना कि जो वास्तविक संख्या होती है क्या होती है। जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय। यह पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होती है? परिमेय वह संख्या होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में। अर्थात कि जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं 1/2, 2/4, जो ये बटे वाली संख्या होती है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि √3, √5, √7। ये क्या होती है? ये होती है अपरिमेय संख्या। अर्थात यह कि जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, एक परिमेय होती है, एक अपरिमेय होती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो अपरिमेय संख्या है, इधर देखना, कि जो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या हाँ होती है। जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। तो ये जो पहला है ये क्या है? सत्य है हमारा, कि जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो पहले क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम? पहले का हल। देख देखना इधर सारे लोग, इसका हल, इसका हल लिखना है आपको। सीधा आएगा, इसका सत्य है, सत्य है। कारण, क्योंकि उसमें बोला है ना कि हमको कारण भी बताना है। कारण ये है कि जो वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या होती है, यही कारण है। वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नोट बना रहे, नोट से बना रहे हो तो ऐसे नोट से भी बना सकते हो। ठीक है, यही है पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए जरा, मैं क्या करता हूं, एक दूसरा क्वेश्चन है ना, एक लाइन खींचता हूं पहले। इधर देखना, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। यहाँ ले लेता हूँ पास में थोड़ा। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे बिंदु लिए। उसने बोला है कि एक रेखा लेनी है, प्रत्येक बिंदु √m के रूप में संख्या रेखा लेनी। तो यहाँ पे होता है 0, और इधर हमारा होता है 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे करके चलता रहता है। मान लो इधर, इधर जस्ट 0, 0 के इधर होगा -1, -2, -3, और ऐसे इधर भी अनंत तक होगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या संख्या रेखा पर जो √m के रूप में होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? मैंने पिछली वीडियो में बताई है आपको। तो संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल m के रूप में नहीं हो सकता।
अरे रूट के अंदर थोड़ी होता है, ये तो एक वास्तविक संख्या है ना, जैसे अपरिमेय संख्या है, ये रूट के अंदर होती है, तो क्या रूट के अंदर वाली संख्या लिखी गई यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम ये क्या है, असत्य है। यह भी असत्य है। इसका कारण क्या है? देखना जरा, इसका कारण लिख रहा हूं मैं। इसका कारण यह है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। जो संख्या रेखा यह है, संख्या रेखा संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, क्या होता है, संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m, या तो आप ऐसे लिख सकते हो रूट m, या फिर वर्गमूल मैंने लिख दिया तो ऐसे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रूट m को। ये अलग अलग है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने m के रूप में नहीं होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि जो संख्या रेखा है फिर जो प्रत्येक बिंदु होते हैं वो रोड के अंदर नहीं होते हैं, इसलिए यह असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? अब आप ही बताओ ना संख्या, कि जो प्रत्येक जो ये वास्तविक संख्या है, आया वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। मतलब ये असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों है, इसलिए क्या है, ये भी हमारा असत्य है। तो तीसरा पॉइंट क्या है इसका? पहले का तीसरा पढ़ रहा हूं मैं, पहले का तीसरा भी असत्य है। हम्म, क्या है? असत्य है। कारण, कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आती है। कारण में लिखना कि वास्तविक वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, किसका पूछा है? अपरिमेय का पूछा है, तो आप अपरिमेय लिख देना कि अपरिमेय संख्या आती है। आती है या होती है? ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये यही हमारा आंसर है इसका भी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जो धनात्मक पूर्णांक क्या होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इसके अगर जो मैं कौन सा भी धनात्मक पूर्णांक लूंगा और उसके अगर मैं वर्गमूल करूंगा तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है क्या? अर्थात कि रूट के अंदर ही होती है क्या सारी? अगर होती है, ठीक है, अगर नहीं होती, यदि नहीं होती है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण भी दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इधर देखिए, मान लो मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ली, इधर पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे √3 लिया मैंने, तो ये √3 क्या होता है भाई? ये √3 तो एक रूट के अंदर ही रहेगा, इसको किसी से हम अलग नहीं कर सकते ना, √3 रूट के अंदर बाहर नहीं हो सकता, तो ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय है। फिर मैंने एक और लिया, जैसे मैं √5 ले लेता हूँ, अब √5 भी नहीं हो सकता, तो ये भी कैसे हो गए? अपरिमेय हो गए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं लेता हूँ √4, इसको ध्यान से समझना।
√4 को कैसे लिख सकते हैं? √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 √, अब इस 2 की घात 2 से रूट कट जाएगा तो 2, हमें √4 2 प्राप्त हुआ। तो ये किस संख्या है? ये तो परिमित संख्या है ना। हमने प्रत्येक बिंदु, हमने क्या किया कि जो धनात्मक पूर्णांक लिए, मैंने 3 लिया था, 5 लिया, तब 4 लिया, पर 4 तो हमें परिमित संख्या प्राप्त हुई, अर्थात कि यह क्या है? असत्य है। क्या है? दूसरा का आंसर असत्य है। ये हल है हमारा, है ना। लिख लेना यहाँ से हल, फिर लिखना असत्य। उसने क्या बोला था कि एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी देना है। देखना उदाहरण, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं? हमें परिमेय संख्या का उदाहरण बताना है। √1 को भी हम क्या बोलते हैं? √1 एक ही होगा, तो क्या हो जाएगी? परिमेय। फिर हम लिखते हैं, मान लो √4 हो गया, √4 को क्या लिखते हैं? 2, ये भी क्या हो गई? परिमेय। फिर हमने रुखा √9, √9 हो जाएगा 3, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, अर्थात मैंने धनात्मक पूर्णांक लिए, उनका वर्गमूल किया, पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई, वह परिमेय संख्या प्राप्त हुई, इस कारण यह असत्य है। चलो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे 1.2 के इधर वाले क्वेश्चन तो हो गए 2, इधर देखते हैं पीछे। देखिए प्रश्न क्रमांक 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अनुरूप 5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। हमें जो संख्या रेखा है ना, उस पे √5 को निरूपित करना है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन भी है। हमें पहले तो एक संख्या रेखा बना लेनी है। ठीक है, ये मैंने एक संख्या रेखा बना ली। चलो मैंने एक संख्या रेखा बनी और बीच में मैंने इधर ले लिया 0। यहाँ क्या ले लिया? इसको दूसरे पेन से बता देता हूँ, आपको समझ में अच्छा लगेगा। ये लिया मैंने यहाँ पे 0, और यहाँ लिया 1, ये 1 है, और जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में, इतनी दूरी मैंने ले ली 2, इतनी दूरी इधर ले ली 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर भी ऐसे होगा, इधर क्या हो जाएगा? -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3। अब मैं क्या करता हूँ, हमको लेना है, इधर समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे ही, रफ कार्य है, सिर्फ खाली समझने के लिए आपको, कि जो अगर √5 है, ये हमें बताना है चित्र के माध्यम से। तो हमको √5 का तो पता नहीं है कि रूट क्या आता है, तो हम क्या करते हैं? √4 ले लेते हैं। इससे कम तो √4 का तो हमें पता है क्या, कि 2 आएगा, तो हम 2 तक लेते हैं। क्या करते हैं? 2 तक। जितनी दूरी ये है ना, इतनी दूरी है, इतनी दूरी उफल लेंगे। क्या करेंगे? जितनी दूरी 1 से 2 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, उतनी दूरी 1 से 2 के बीच में है, तो जो 1 से 2 के बीच में की जो जितनी दूरी, उतने हम ऊपर बिंदु ले लेते हैं। मान लो इतनी दूरी, ये जो दूरी, इतनी दूरी यहाँ तक की है। ठीक है, ध्यान से समझना, इतनी दूरी मैंने ले ली, और मैंने इसको क्या किया? मिला दिया। इसकी दूरी को हमने क्या किया? मिला दिया। अब इधर देखना, फिर मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली 0 से जो ऊपर की बिंदु, मैंने इसको भी मिला दिया। ठीक है, अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं चाहूँ तो इसको कोई नाम भी दे सकता हूँ। मान लो जैसे मैंने यहाँ दे दिया इसको A, और इसको दे दिया, देखो अगर दूसरे पेन से दिखने में अच्छा रहेगा आपको, मैंने इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, और इसको दे दिया C। ठीक है, अब इधर देखना, ध्यान समझना। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 पॉइंट है, कि तो दूरी 1 है, तो ये भी दूरी भी 1 ही होगी। अरे ये जो दूरी है और ये दूरी मैंने क्या ली? समान ली। तो मान लो ये दूरी 1 है, 1 यूनिट है, तो ये दूरी भी 1 यूनिट ही होगी। तो ए से लगा बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट होगी ना, 1 और 1 2। और ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये भी 1 ही है, क्योंकि इतनी दूरी मैंने ऊपर ली थी। आए समझ में? अब देखो, ये वाली दूरी हमको निकालनी, जो ये दूरी है, ये क्या दूरी, कौन सी दूरी है? ये दूरी है √5 वाली। क्या ये प्राप्त होगी कि नहीं होगी?
ये बनाना नहीं, मैं समझा, ये मतलब बनाना है आपको, पर जो ये लिखा है ये मत चाहो तो मत बनाना, ये समझ लो। मैं अभी बता दूंगा कौन सा आपको फेर में लिखना है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी कि इसका आधार का वर्ग, सॉरी हाँ आधार का वर्ग करेंगे प्लस इसका लंब का वर्ग करेंगे तो हमें कर्ण मिल जाएगा। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होता है वह आधार का वर्ग होता है प्लस लंब का वर्ग होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग हमें पता नहीं है, मान लो ये दूरी नहीं पता, ये दूरी तो निकालनी है हमें, ये √5 वाली है, क्या सत्य है कि नहीं। मान लो ये दूरी x है, तो x का वर्ग बराबर आधार, आधार कौन सा, a वाला, तो दो, दो का वर्ग प्लस लंब एक है, तो एक का वर्ग, तो x का वर्ग √, दो का वर्ग 4 प्लस एक का वर्ग 1, तो x बराबर 4 और 1 5। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, ये वर्ग इधर जाएगा तो रूट प्राप्त हो जाएगा √5। अर्थात ये कि जो ये वाली दूरी है, ये कौन सी दूरी है, ये √5 ही है। कितनी दूरी, √5। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें ये रूट दूरी प्राप्त होगी, पर ये वाली दूरी हमें इस रेखा, जो मैंने रेखा बनाई है ये वाली, ये मान लो एक्स और ये वाई वाली रेखा है, ये एक्स जो वाई वाली रेखा है इस पे हमें बताना है √5 को। तो हम यहाँ से चाप लेना, वो लेना और इसका ऐसा करना, ये वाला लेना पिंक कलर, देखो इधर ऐसा, तो इससे प्राप्त होगा। तो यहाँ तक मान लो बिंदु ओ है ये, तो जो ए से लगा कर ओ तक की दूरी है, ए और सी और ए और दो दूरी कितनी बरोबर है। तो आपको देखो क्या क्या लिखना है, आपको ये सारा नहीं लिखना है, आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या लिखना है। देखना जरा, इधर देखना, आप एक ऐसी लाइन लेना, लाइन खींचना, एक बार और समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना इधर, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ले लो कौन सा है, मान लो यहाँ पे लिया आपने 0, इतनी, यहाँ से जितनी दूरी जीरो से 1 के बीच की दूरी इतनी, जीरो, जीरो से 2 के बीच में लेनी, उतनी जीरो 2 से 3 के बीच में लेनी। इधर भी -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इनका कुछ काम नहीं है, पर हमें एक रेखा बनानी क्योंकि रेखा पे प्रदर्शित करना रहता है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मैंने रफ कार्य में इधर समझाया था कि √5 का तो हम पता नहीं, पर इससे √4 का हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2 होता है, तो हम 2 तक जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो, इधर देखना, मैंने क्या किया कि जो इतनी दूरी है, यही भी दूरी समान है, तो 2 तक जाना है, ये 2 आ गया, तो जो इतनी दूरी यहाँ तक मैं कुछ डॉट खींच देता हूँ और इसको मिला देता हूँ, समझ में आ रहा होगा। फिर 0 से इसको भी मिला देते हैं, तो जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये जो मैंने खींची कर्ण बोलते हैं जिसको, यही √5 है। तो मान लो मैं इसका नाम देता हूँ कुछ, इसको मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। ठीक है, तो ए जो बी तक ये √5 है, ये √5 है, कैसे अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, ये √5 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ऐसा लेना, यहाँ लेना और ऐसे चाप खींच देना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे खींचोगे जब आप ऐसे चाप, तो ये ऐसा आएगा, कैसे, ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ इसको मैं कुछ दे देता हूँ बिंदु, मान लो ये यहाँ मिल रहा है ना, तो इसको मैंने दे दिया ओ। तो इधर देखना, अब इसको कैसे लिखोगा, जो ए से सी तक की दूरी है, ये उत्तर क्रमांक तीसरा है, ठीक है। अब लिखना ए से सी तक की जो दूरी, ए से सी तक की जो दूरी है वही ए से ओ तक की दूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ए से सी तक की दूरी, ए से ओ तक की दूरी कितनी है, बराबर ए से ओ तक की दूरी, और जो ए से ओ है वही क्या है, जो ए से सी √5 है, ए और ओ क्या होगा, वो भी √5 होगा। बस आपको इतना हिस्सा लिखना है, ठीक है। वो पाइथागोरस वाला तो मैंने समझाया था आपको कैसे क्या होता है, पर ये ए से ओ तक की क्या है, ये √5 तो हमने दिखा दिया ना कि जो ए ओ है वही क्या है, √5, ठीक है। ये हमारा आंसर है। फिर आगे देखिए, ये अगले चौथा क्वेश्चन लिखा है कक्षा के, ये तो कक्षा के लिए, आपको कक्षा के लिए बनाना, खुद बना लेना। इसमें लिखा है कागज की एक बड़ी, ये जैसा लिखा है वैसा करते रहना, ये आपको खुद को बनाना है, कागज की एक बड़ी शीट लेना, उसके बाद फिर ऐसे ऐसी गतिविधि करते रहना।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में प्रश्न वाले 1.3 पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।